नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं और आज हमारा मॉक टेस्ट 9 है। अगर पहली बार आप जुड़े हो इस मॉक टेस्ट से तो प्लेलिस्ट बनी पड़ी है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। सारे मॉक टेस्ट की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर सभी मॉक टेस्ट को आप देख लेना। प्रत्येक मॉक टेस्ट में अगर क्वेश्चनों की बात करी जाए तो 100 क्वेश्चन है और जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम आएगा उसी तरीके से क्वेश्चन रखे गए हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यशोदा में प्रयुक्त संधि विसर्ग संधि है। जब हम इसको यशोदा शब्द को तोड़ने जाएंगे तो किस तरीके से टूटेगा? तो दोस्तों ये इस तरीके से टूटेगा, यश और उसके बाद में विसर्ग प्लस दा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा। तो इसमें विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बाकी आप स्वर संधि के भेद जानते होगे। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। व्यंजन संधि को भी जानते होगे, विसर्ग संधि को भी आप जानते होगे। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि संधि के कितने भेद होते हैं तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर वह पूछ लेता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द दुर्बोध है। क्या है भाई? दुर्बोध। अगर अगम की बात करें तो अगम होता है जो गमन रहित हो, और दुर्गम की बात करें तो दुर्गम होता है जहाँ जाना कठिन हो। क्लिष्ट माने होता है जो समझने में कठिन हो, और जहाँ या जिसके अंदर न जा सके उसे क्या कहते हैं? हम अगम्य कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद दे रखा है। तो भाई जिसमें दै लग जाता है वो तो बादल से संबंधित हो जाता है और जय वाला कमल से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा कि इस अम्बुज का मतलब कमल और अम्बुद का मतलब क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो अर्जुन के 3 पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। उसने पूछा है कि अर्जुन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो नारायण जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नारायण किसका पर्यायवाची है? फिर नारायण जो है विष्णु का पर्यायवाची है। अगर विष्णु के और पर्यायवाची की बात कर लेते हैं तो गरुण ध्वज, जनार्दन, विभु, विश्वरूप और ऋषिकेश हैं। और धनंजय की बात करें तो धनंजय के पर्याय क्या हैं? धनंजय वही तो है। अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो गए? कौन्तेय हो गए, पार्थ हो गए, धनंजय हो गए। और अगर बात कर लेते हैं इनके पर्यायवाची की तो भारत, गांडीवधर और गुडाकेश, ये अर्जुन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाण का पर्याय क्या है? तो बाण का पर्याय क्या है? आशुग। क्या है? बाण शब्द के जो पर्यायवाची हैं वो आशुग है। अगर और बात कर लेते हैं बाण के पर्यायवाची की तो तीर, तोमर, विशिख, सिलीमुख, नाराज, सर आदि हैं। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाण का पर्यायवाची क्या है? एक शब्द है जैसे तोमर है, अगर आपको मिल जाता है तो ये बाण शब्द का पर्यायवाची है। विशिख बाण शब्द का पर्यायवाची, सिलीमुख, नाराज, सर, ये सभी शब्द बाण शब्द के पर्यायवाची हैं। अगर बात कर लेते हैं अर्ची की, अर्ची के पर्यायवाची कौन कौन से होती हैं? तो भाई इसके पर्यायवाची किरण, गो, कर, मयूख, गभस्ती, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे अर्ची की। और अगर है की पर्यायवाची की बात करें, है का पर्यायवाची कौन कौन से शब्द होती हैं? तो घोड़ा, तुरंग, घोटकबाजी, ये है के पर्यायवाची हैं। और अगर उर्वी के पर्यायवाची की बात कर लेते हो तो धरती, इला, मेदिनी, सिति, मही आदि, ये उर्वी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चपल का विलोम शब्द क्या है? चपल का विलोम गंभीर है। क्या भाई? चपल का विलोम गंभीर है। अगर बात कर ली जाए गंभीर का विलोम क्या होता है? गंभीर का विलोम क्या होता है? चपल का विलोम गंभीर। अगर गंभीर का भी आपसे विलोम पूछ ले तो गंभीर का क्या विलोम होगा? आप कमेंट करके बताना। देखो, वहां पर चपल हो सकता है ना मिले, वहां पर हो सकता है गंभीर का पूछ ले विलोम, तो अगर आप चपल ढूंढने लगो तो चपल का विलोम तो गंभीर है। अगर आपको ये इस तरीके से शब्द नहीं मिलते तो गंभीर का विलोम अगंभीर भी होता है। अगर आपको अगंभीर लिखा मिल जाए ना तो वो गंभीर का विलोम शब्द ही होता है, अगंभीर जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पत्थर का तत्सम रूप क्या है? पत्थर का तत्सम रूप क्या है?
तो भाई प्रस्तर है, इसे तो आप जानते होगे। पत्थर का तत्सम रूप क्या? भाई तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज, ये जो शब्द है ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। मैं एक हिंदी की मैराथन क्लास लेके आऊँगा। मैराथन क्लास में यूपी ट्रिपल एससी ने जो 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को रखूँगा मैं, जिसमें लगभग 315 क्वेश्चन होंगे जो मैंने काउंट किए थे। 315 क्वेश्चन अगर आपने वो देख लिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी पूछती है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी यूपी ट्रिपल एससी के पूछे हुए ही क्वेश्चन है। जब ये अपने सेट ख़त्म हो जाएंगे ना, 15 सेट शुरू के ये लेके आऊँगा, उसके बाद में मैं नए पैटर्न पर लेकर आऊँगा। जो भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, जो मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, वो नए पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। अभी जो चल रहे हैं ये यूपी ट्रिपल एससी पर आधारित मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ आपको, कि ये किसी न किसी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे सीधे बनेंगे, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें एक शब्द का अर्थ है ताकतवर। तो ताकतवर जो है इनमें से किसका अर्थ है? तो भाई ये रुस्तम का अर्थ है। रुस्तम का अर्थ ताकतवर होता है। और अगर बात कर ली जाए दारा के अर्थ की बात करें तो एक समुद्री मछली को दारा कहते हैं। कर्म माने क्या होता है? कर्म माने कार्य। कुरंग माने क्या होता है? बुरे रंग का या भद्दा। क्वेश्चन नंबर 9, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य को रेखांकित पद में कारक क्या है? तो दूध में क्या है? तो क्या है? मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इसमें कर्म पूछा है तो दूध का क्या करता हूँ? दूध को पीता हूँ। तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा? बहुत आसानी से समझ गए होगे। मैं प्रतिदिन दूध को पीता हूँ तो कर्म कारक आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो दूध पीता हूँ इसमें को विभक्ति जो है वो छिपी हुई विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, आभ्यंतर का सही अर्थ है। आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? तो किसी वस्तु का भीतरी भाग। किसी वस्तु का भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्तमान काल के? 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो निराला शब्द जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये शब्द पुल्लिंग है। और बाकी की बात करी जाए, झुरमुट, इच्छा, अंत्येष्टि, ये शब्द स्त्रीलिंग है। आप इन शब्दों का जब यूज़ करोगे तो आप खुद समझ जाओगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की पहचान करना बहुत आसान होता है। कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद में आ जाते हैं, जिनके बारे में हमें स्पेशल में पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो क्रिया विशेषण इन शब्दों में कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है भाई? क्रिया विशेषण। बाकी गलत, अच्छा, बुरा, ये क्या है? ये विशेषण है। ये विशेषण शब्द है, गलत, अच्छा, बुरा। और धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। देखो मैं एक आपको चैन समझा देता हूँ। संज्ञा होती है किसी वस्तु, नाम वगैरह का जो नाम आता है वो संज्ञा होती है। संज्ञा की परिभाषा आपने पढ़ रखी होगी, मैंने भी बता रखी है। अगर संज्ञा के स्थान पर जिन चीज़ों का यूज़ होता है वो सर्वनाम होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रिया विशेषण कौन सा है निम्न शब्दों में? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। बाकी गलत, अच्छा, बुरा, ये विशेषण शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, भारत कहाँ से कहाँ आ गया? रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी? भारत कहाँ से कहाँ आ गया, ये कहाँ से कहाँ आ गया, इसमें रेखांकित जो है आ गया, ये जो रेखांकित देख रहे हो आ गया, रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त। किसके अंतर्गत आएगी? तो ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। देखिए जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये शब्द है कि भारत कहाँ से कहाँ आ गया, तो इसमें दो क्रिया आ गई, एक आना और एक गया।
दो क्रिया तो कौन सी क्रिया होगी इसमें? संयुक्त क्रिया होगी। और जैसे और दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, चिड़िया उड़ा करती है, तो उड़ा क्या है? क्रिया, और करती क्या है? तो ये भी क्रिया होगी, तो इसमें भी दो क्रिया आ गई, तो ये इसमें भी कौन सी क्रिया आ जाएगी? तो संयुक्त क्रिया आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो बुरा शब्द जो है इसका किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका जो है भाई सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सर्वनाम के, मैंने पहले तो सर्वनाम के आपको भेद भी पढ़ा रखे हैं, सर्वनाम के बारे में भी पढ़ा रखा है कि कितने सर्वनाम हैं जो हमें वाक्यों में यूज़ करते हैं। तो पर बुरा शब्द मैंने कहीं नहीं पढ़ाया, वो सर्वनाम की जगह यूज़ नहीं हो सकता है। अगर बुरे शब्द की बात कर लें तो ये सर्वनाम में यूज़ नहीं होगा, बल्कि ये एक विशेषण है। बुरा, जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं वो बुरा व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है ना, तो उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो व्यक्ति कौन है? वो क्रिया हो गई, तो उसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये विशेषण हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। तो बुढ़ापा जो है ये कैसी संज्ञा है? तो भाई जातिवाचक नहीं होगी, व्यक्तिवाचक नहीं होगी, समूहवाचक नहीं होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। बुढ़ापा कैसी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। देखो जातिवाचक संज्ञा में क्या चीज़ें आ जाती है? जातिवाचक संज्ञा में तो पूरी जाति का बोध कराया जाता है, जैसे पर्वत शब्द है, नदियाँ शब्द है, ये कौन सी संज्ञा हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। और समूह की बात करी जाए, समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं? जैसे आर्मी हो गई, ये समूहवाचक में आ जाएगा। और अगर व्यक्तिवाचक की तो आप जानती हो, जैसे मैंने पर्वत बताया, तो पर्वत तो उसमें आ जाएगा जातिवाचक में, पर मैं कह दूँ हिमालय पर्वत, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा? तो चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये चांदनी चौक एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो भाई अनुग्रहित जो होता है तो इसी तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपने देखा भी होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुग्रहित में जो रै होता है इसी तरीके का रै बनाया जाता है जिस तरीके से बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अर्धविवृत स्वर कौन से हैं? तो अर्धविवृत स्वर कौन से हैं? अय अर्धविवृत स्वर है भाई, अय जो है अर्धविवृत स्वर है। देखो ये विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत, ये चार प्रकार के स्वर होते हैं और जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपसे तो यही पूछा गया है, अर्धविवृत का भी हो सकता है आपसे पूछ ले क्या, अर्धसंवृत कौन सा? तो मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए अर्धविवृत की बात करी जाए तो अर्धविवृत में और कौन से स्वर आ जाएंगे? तो छोटा ए, अय, ओ, आओ, ये तो अर्धविवृत में आ गए। अगर विवृत की बात करी जाए तो बड़ा आ आएगा बस। और अर्धसंवृत की बात करी जाए तो उसमें ए, ओ आ जाएंगे। और संवृत की बात करी जाए तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आ जाएंगे। दोस्तों अगर चीज़ें समझ में ना आई हों तो इन चीज़ों को लिख लेना आप, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। क्वेश्चन नंबर 20, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसकी पंक्ति है? तो अगर बात करी जाए ये किसकी पंक्ति है तो मीराबाई की पंक्ति है। आपको पता होगा कि मीराबाई किन से जुड़ी हुई थी? तो भगवान कृष्ण से वो जुड़ी हुई थी और भक्ति मार्ग से संबंधित थी मीराबाई जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाई गद्यांश के आधार पर, ये गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश को पढ़ लेते हैं। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्य आश्रित और परस्पर सहअस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है।
पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। ये गद्यांश पढ़ लिया दोस्तों। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते? पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते भाई? हरियाली नहीं देते, जल नहीं देते, ऑक्सीजन नहीं देते, या फिर भोजन नहीं देते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते। बाकी भोजन भी देते हैं, हरियाली भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। भोजन किस रूप में देते हैं? भोजन किस रूप में देते हैं? फलों के रूप में भोजन देते हैं। और पेड़ पौधों के बारे में जब अच्छे से देखोगे तो भोजन देते हैं पर हमें जल नहीं देते। पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते, ये वर्षा का कारण होते हैं पर ये हमें जल नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं गद्यांश के, इन्हें हमें गद्यांश के आधार पर ही करना होता है। कभी अपने दिमाग से क्वेश्चनों को करने लग जाओ। जो मैंने क्वेश्चन करे हैं ये गद्यांश में ही चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी के साथ में कर जाओगे। देखो प्रैक्टिस से ही हर चीज़ होती है। गद्यांश आपसे नहीं हो रहा तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, हो जाएगा। प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा भाई, उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप चीज़ों को समझोगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने, पद्यांश भी दे दिया। दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक छोटा सा पद्यांश भी दे दिया। आपको एग्जाम में या तो गद्यांश मिलेगा या पद्यांश मिल सकता है, दोनों नहीं मिलेंगे, गद्यांश और पद्यांश। पर इस प्रैक्टिस सेट में दे रखा है तो हम इसको भी कर लेते हैं। तो पद्यांश को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। आप जानते होगे पद्यांश क्या होता है? कविता की कुछ पंक्तियाँ होती हैं। पद्यांश को क्या होता है? कविता की कुछ पंक्तियाँ होती हैं। जैसे वर्दंत की पंक्ति कुंदकली राधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊ ललाइन बोलन की। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति को आपने पढ़ा होगा। ये पंक्तियाँ जो दे रखी हैं, पढ़ने के बाद में आपने जब ये पढ़ा तो कैसा आपको महसूस हुआ? कैसा आपको इसमें महसूस हुआ? देखो, वर्दंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घनबीज जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊ ललाइन बोलन की। तो भाई इसमें वात्सल्य की चीज़ें निकल के आ रही हैं, श्रृंगार की नहीं आ रही, करुण की यानी दुख भरी कोई चीज़ें नहीं आ रही, शांत रस भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वात्सल्य रस से संबंधित है ये। कौन से रस से संबंधित है? तो वात्सल्य रस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या है? तो डपोर शंख मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा बे सिर पैर की बातें करना। डपोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या है? बे सिर पैर की बातें करने वाला। क्वेश्चन नंबर 25, शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है? शशि मुख पर घूंघट डाले, इसमें अलंकार कौन सा? तो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखो एक क्लास में लेके आऊँगा अलंकार की, छोटी सी क्लास होगी, उसमें कंप्लीट करा दूंगा। 2-3 उदाहरण हर अलंकार से लेके आऊँगा ना, तो वो आधे घंटे की क्लास आप अगर देख लोगे तो आप कनेक्ट कर जाओगे चीज़ों को बहुत आसानी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 26, मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें भाई हरि गीति का छंद है। इनसे भी मैं लेके आऊँगा कि इनमें कितनी मात्राएं होती हैं, हरि गीतिका में, चौपाई में, रोला में, सोरठा में, सारी चीज़ें ये भी मैं कराऊँगा। एक एक टॉपिक कराता रहूँगा मैं साथ के साथ में। जो इम्पोर्टेंट आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे, शाम को 7:30 बजे क्लास आपको देखने को मिला करेगी इनकी। क्वेश्चन नंबर 27, रस कितने प्रकार के होते हैं? भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होती हैं? देखो रस 9 प्रकार के होती हैं। और 9 प्रकार के रस जो है वो किसने माने? तो ये भरत मुनि ने माने हैं 9 प्रकार के रस। और अगर वैसे बात कर ली जाए तो आपको 8 रस भी देखने को मिल जाते हैं।
8 रस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पर नौवा रस जो है वो कौन सा है? शांत रस को नौवा रस माना गया है। बाकी तो आप जानते होंगे, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, ये रस होते हैं। और यहाँ पर पूछा क्योंकि 8 भी ऑप्शन में दे रखा, 9 भी, तो यहाँ पर जो यूपी तरपलैसी ने माना है ना रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 को राइट आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है भाई? 4 आदमियों ने हरिद्वार की यात्रा की, ये शुद्ध हो जाएगा। बाकी अपनी स्वेच्छा से जाना है तो जाइए, गलत। वह अनेकों, गलत। आज रविवार का दिन है, भाई रविवार जब दे दिया तो आज रविवार है, ये होता दिन लिखा हुआ गलत है, क्योंकि ये होता आज रविवार है तो सही हो जाता, पर इसने कहा है कि आज रविवार का दिन है, तो दिन हमें लिखने की क्या ज़रूरत है जब बता दिया रविवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तो भाई इसमें जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। कमल नयन में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। देखो बहुव्रीहि समास को आप जानते ही होंगे। बहुव्रीहि समास में तो यही होता है कि किसी तीसरे के बारे में जिक्र चलता है। तो यहाँ पर कमल नयन जो है किसके लिए कह रहा है? तो यहाँ पर जो कमल नयन का कहने का मतलब है कमलवत नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान राम। तो यहाँ पर कमल नयन का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और जब भी आपको बहुव्रीहि समास के उदाहरण जो होते हैं ना, और जो कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं, इन उदाहरणों में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अंतर सिर्फ इतना होता है कि बहुव्रीहि में तीसरे का जिक्र होता है। अब जैसे कमल नयन है तो यहाँ पर आप देखते लगा दो कि बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ कर्मधारय समास दे ही नहीं रखा। तो कमल नयन का अर्थ क्या होता है? कमलवत नेत्र है जिसके अर्थात भगवान, सिर्फ तो भगवान राम, तो भगवान राम के बारे में बात चल रही है ना कमल नयन के बारे में, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? असाध्य है। क्या है भाई? असाध्य। देखिए जिसके उपचार न हो सके उसके लिए असाध्य शब्द होता है। और जिसका उपचार कठिन से हो, जिसका उपचार कठिन से हो, उसे हम क्या कहते हैं? दुसाध्य कहते हैं, उसे दुसाध्य। और जिसका उपचार श्रम से किया जा सके उसे हम श्रम साध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रम साध्य। दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये इस तरीके से लॉजिक बन रहा है। इस लॉजिक में क्या है? जैसे 445 से 326 बना तो 1097 से आगे क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना घटा? 119 घट गया। 1097 से भी जब आप माइनस के 119 करोगे तो क्या लॉजिक बन सकता? तो 978 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 978। ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं 978 है क्या। ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं हम, क्या 978 दे रखा है क्या? तो भाई पहला ही ऑप्शन 978 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी 119 घटाया जाएगा पहले पद में से दूसरे पद में जाने में। उसी तरीके से तीसरे पद से चौथे पद में जाने में 119 घटाओगे तो 978 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अब 32वां क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, बी सी से छोटा, बी जो है ये सी से छोटा, तो सी यहाँ भी हो सकता है और ए के ऊपर भी हो सकता है। उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो बी जो है वो सी से छोटा है। ए बी से लंबा है तो सी सबसे छोटा नहीं है, तो ये तो बात सही है, सी सबसे छोटा नहीं है। बी सबसे लंबा नहीं है तो ये बी सबसे लंबा, बी भी नहीं है। सी और बी की औसत लंबाई ए की लंबाई के बराबर है। सी और बी की औसत लंबाई ए की लंबाई के बराबर है। ए और बी की औसत लंबाई सी की लंबाई से कम है। ए और बी की औसत लंबाई सी की लंबाई से कम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये सी के बारे में जो है जो ए के बराबर भी हो सकता है रखा हुआ और ए से ऊपर भी हो सकता है, तो इसे एवरेज में लेके चले जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कथन दे रखा है, उसके बाद में क्वेश्चन कर लेते हैं। कथन में क्या लिखा हुआ? दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में
पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दिवाली पर्व के दौरान पटाखे जलाना अशुभ माना जाता, बिल्कुल गलत है। लोग केवल बत्तियों से दिवाली मनाना चाहते हैं, ना कि पटाखों से, ये भी गलत है। अगर वो केवल बत्तियों से ही मनाना चाहते तो दिल्ली सरकार प्रतिबंध क्यों लगाती, वो भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया पटाखों पर। बच्चे पटाखे जलाने के बजाय मूवी देखना व वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अब तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, चौथा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है, जिससे शहर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। रीज़न क्या था? पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है, जिससे शहर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34। एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में मुड़ेगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको बस दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक बच्चा जो पूर्व दिशा में मतलब इधर है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री घूमता है। तो इस तरीके से घूमते हुए आएगा, दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, तो 360 तो ये हो जाएगा। 40 डिग्री और घूमेगा तो 40 डिग्री मतलब इस तरफ हो जाएगा। और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री घूमता है। अगर 220 डिग्री से फिर घुमाओगे आप तो 40 यहाँ पर आ गया, तो 180 हो गया। 180 से इधर की तरफ घूम जाएगा और इधर क्या है? पश्चिम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत ही आसान था, बस दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। कॉपी पे आप करके देखो क्वेश्चन को, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है इसमें। सिर्फ आपको घड़ी की दिशा में घुमाना आना चाहिए और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये कथन वाला ही क्वेश्चन है। कथन पढ़ लेते हैं पहले। कथन क्या दे रखा है? एक सामाजिक आंदोलन लोगों की निराशा में सामूहिक अभिप्रेरणा आधारित अन्योन्य क्रिया है। क्या है भाई? अन्योन्य क्रिया है। 35वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सही आंसर देख लेते हैं। सामाजिक आंदोलन में जो लोग संतुष्ट हैं वे निराश लोगों से परस्पर बातचीत करते हैं, गलत। सामाजिक आंदोलन में निराश लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो निष्कर्ष है, केवल निष्कर्ष सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 36 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में आप एकदम समझ गए होगे क्या कुछ इसमें क्वेश्चनों में हो रहा। चीज़ों को देखते ही आप क्लिक कर गए होगे। वो क्लिक कैसे करे होगे भाई? जल्दी से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। आप कैसे इस क्वेश्चन को क्लिक करके गए हो? इधर ये 7 का वर्ग अगर आप करते हो तो 49 होता है, और 49 का वर्ग करते हो तो 2401 हो जाएगा। बहुत ही आसान लॉजिक था, एकदम लॉजिक समझ में आ जाएगा। 7 लिखा यहाँ पर, 7 का वर्ग ये कर दिया, ये फिर 49 का वर्ग कर दिया। 6 का वर्ग 36। अब 36 का जब हम वर्ग करेंगे, तो जब 36 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 6 छंग 36, 6 डिजिट होना चाहिए, पर तीनों में 6 डिजिट है। तो भाई 36 का वर्ग करोगे तो 1378 तो आने का नहीं, क्योंकि 6 आना चाहिए। 216 छोटी संख्या बहुत है, क्योंकि 36 का वर्ग करना पड़ा तो 216 भी नहीं आएगा। और 7776 भी बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, तो ये नहीं आएगा। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए 1296। आप करके देख लेना, जब आप 36 का वर्ग करोगे तो 1296 आएगा। तभी बोला जाता है कि वर्ग करना सीख जाओ। वर्ग जब याद होते हैं तो क्वेश्चन सीरीज वाले बहुत आसान हो जाते हैं। वर्गों की ज़रूरत मैथ में भी पड़ती है, रीजनिंग में भी पड़ती है। ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से तैयार कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न आकृतियाँ दे रखी हैं, जैसे इससे ये बना तो इससे क्या बनेगा। भाई क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसमें भी देखो, ये गोला है खाली, इसमें कितनी डंडे खींच दिए? 1 2 3 4, इस तरीके से। ये खाली गोला अगर 4 डंडे हम खींच देते हैं, 1 2 3 4, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 38, नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे के मामा के रूप में कराया। उस व्यक्ति का नमन से क्या संबंध है? तो क्या संबंध है उसका नमन से? तो सही आंसर इसका बेटा हो जाएगा। क्वेश्चन को करके देख लेना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ब्लड रिलेशन आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन को आसानी से कर जाओगे आप भाई। क्वेश्चन नंबर 39, सोनू अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 60 मीटर चलने के बाद
वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने से पहले 80 मीटर चलता है। फिर वह 30 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचता है। उसका विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी एवं किस दिशा में होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको दिशाओं के अनुसार चलाते रहना है और उसके बाद ये आप क्वेश्चन को आराम से कर जाओगे। जैसे कि उसने कहा सोनू अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता। सोनू इधर है, वो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करेगा, कितना 60 मीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा, 40 मीटर चल जाएगा। बाकी दोस्तों इसी तरीके से घुमाते रहना जिस तरीके से ये कह रहा है, बस आपको दाएं बाएं का ध्यान रखना है। बाकी आप क्वेश्चन को कर जाओगे। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 रूट 53 मीटर और उत्तर पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, ये पासा दे रखा और उसने पूछा कि खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। तो इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा और जी इसके विपरीत ये हो जाएगा। अब भाई इसे पहचान लेते हैं एक बार, मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। इसके विपरीत तो ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये हो जाएगा। अब उसने कहा है कि पासा नहीं बनाया जा सकता, तो ये और ये प्लस वाला चिन्ह एक तरफ आ गए, समानांतर आ गए। तो समानांतर नहीं होंगे, विपरीत होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ तो विपरीत को कह रहा, तो ये ही नहीं बनाया जा सकता। बाकी अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा तो बन जाएगा, क्योंकि ये दे रखा तो ये नहीं दे रखा, ठीक। उसके बाद में प्लस का चिन्ह दे रखा है तो गोला नहीं दे रखा, ठीक। गुणा का चिन्ह दे रखा है तो फिर गुणा का चिन्ह दे रखा है, तो उसके बाद में बिंदु नहीं दे रखा, तो ये भी बन जाएगा। उसने कहा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप बैठा करो भाई, तो कॉपी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, तुरंत आप चीज़ों को कर सकते हो और उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहता है आपको, क्योंकि इससे आपकी क्रिएटिविटी का पता चलता है जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर जाओगे। क्योंकि वहाँ पर जो है हमें समय को ही तो मैनेज करना होता है। क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा वहाँ पर बैठ के, रीजनिंग के क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेंगे। बात तो उनकी है जो समय को मैनेज कर लेंगे, उस दिए गए समय के अंदर अंदर उस पेपर को कर लेंगे कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि 96 इस तरीके से स्टार 53 बराबर 7, 57 स्टार 26 बराबर 4, तो 91 स्टार 35 बराबर क्या आ जाएगा। तो अगर इसके लॉजिक की बात कर लेते हैं हम, तो 9 और 6 जुड़ जाएगा। 9 और 6 जोड़ोगे और उसके बाद में 5 और 3 जोड़ोगे और इसमें से घटा दोगे, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15। 15 में से 5 और 3 कितना हो गया 8। 15 में से 8 घटाओगे तो 7 बच जाएगा, सही है। उसके बाद इस वाले कर लेते हैं, तो 5 + 7 जोड़ दिया कितना 12, माइनस 2 + 6 जोड़ दिया कितना -8, तो कितना बचा 4, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, तो 9 + 1 माइनस 3 + 5, तो 9 + 1 10 माइनस 3 + 5 8। 10 में से 8 घटाओगे 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न दे रखा है, प्रश्न को पढ़ो। 3 मित्र हैं, ए बी और सी की आयु 5 4 3 के अनुपात में सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। तो भाई ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा, ऐसे तो हमें पता है कि अब भाई ए की ही ज़्यादा हो जाएगी 5, पर ऑप्शन के हिसाब से हमें इसका जो है सही आंसर करना है। कैसा करना है, ऑप्शन के हिसाब से हमें इसका सही आंसर करना है। अब अगर ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, तो 3 मित्र हैं ए बी सी, कितने मित्र हैं 3 मित्र हैं, ए बी सी दे रखे हैं। तो भाई 5x हो गया, एक का तो मान लो आप 5x, उसके बाद 4x 3x, यानी ए बी सी की मैंने लिख दी है। और उसके बाद सी का जन्म हुआ तब बी की आयु कितनी थी। जब सी का जन्म हुआ तो बी की आयु कितनी थी, तो ऐसा मान सकते हैं हम कि इनमें 5 5 का डिफरेंस मान लेते हैं, तो इसकी 5 वर्ष आयु होगी। कितनी होगी 5 वर्ष होगी। तो अभी इसकी कितनी है इस हिसाब से, इसकी तो 20 होगी, इसकी 15 होगी और इसकी कितनी होगी 25 वर्ष होगी। सही है, ये चीज़ निकल के आ जाती है। अब अगर क्योंकि x की वैल्यू हमने अपने पास से 5 मान ली, अब उसने ऑप्शन क्या कह रहा है, बी और सी दोनों से ए बड़ा है, बी और सी दोनों से ए बड़ा है, बी और सी दोनों से ए बड़ा। अगर जोड़ के देखेंगे तो फिर तो
ए बड़ा नहीं बैठेगा क्योंकि 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और ये 25 है तो ये बड़ा नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात कर ले तो ए की आयु 5 का पूर्ण गुणज है, ए की आयु 5 का पूर्ण गुणज है। तो ए की आयु 5 का पूर्ण गुणज नहीं है, क्योंकि फिर तो 20 और 15 भी तो गुणज बन रहे हैं ना, तो ये भी सही नहीं होगा। और अगर बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की, जब सी का जन्म हुआ था तब बी की आयु 5 वर्ष थी। जब सी का जन्म हुआ था तब बी की आयु 5 वर्ष थी। सी का जन्म हुआ था, बी की आयु 5 वर्ष, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, चौथा ऑप्शन दे रखा ए और बी की आयु में जितना अंतर है, ए और बी की आयु में जितना अंतर है, बी और सी की आयु में भी उतना ही अंतर है, बी और सी की आयु में भी उतना ही अंतर है। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने 25, 20, 15 आपको सिर्फ मान के दिखाया था यहाँ पर, क्योंकि मैंने बी और सी को मान के दिखाया था, तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसमें सटीकता की तरफ जाएंगे, हम सही आंसर की तरफ जाएंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी ने भी मान रखा है और जो हमें लगता भी है क्या कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो एज मैं बता चुका हूँ, ए की 25, बी की 20, सी की 15, यही बिल्कुल ऐसे ही है। पर जो चीज़ें उसने दे रखी हैं, जब सी का जन्म हुआ था तब बी की आयु 5 वर्ष थी, ये बिल्कुल एकदम ठीक चीज़ बैठ जाएगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दे रखी थी भाई, क्योंकि उसने दे रखा था क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था कि सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। समझ रहे हो क्वेश्चन को? तो आप अच्छे से समझ गए होगे किसकी आवश्यकता होगी। जब क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास सी, आप सी ऑप्शन को हटा दो, आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। आप अगर सी ऑप्शन को हटा देते हो, इसका आंसर नहीं निकाल सकते। सी को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो यही उसने कहा था, क्योंकि ए की आयु 5 का पूर्ण गुणज है भाई, फिर हमें बी का नहीं पता। 5 का पूर्ण गुणज तो हम ये कह सकते हैं 15 भी हो सकता है, हम ये कह सकते हैं 35 भी हो सकता है, तो हमें क्या पता। बी और सी दोनों ए से बड़ा, मतलब अगर आप सटीकता की तरफ जाना चाहते हो, सही आंसर की तरफ जाना चाहते हो, तीसरे वाले ऑप्शन से ही आप पूरे क्वेश्चन को कर जाओगे। आप ये बता सकते हो कि ए बी सी की तीनों की आयु कितनी थी, अलग अलग भी आयु बता सकते हो तीसरे ऑप्शन से ही रख के, क्योंकि जब सी का जन्म हुआ तब बी की आयु 5 वर्ष थी, 5 वर्ष थी इसकी आयु, तो अभी इसकी 15 है तो इसकी 20 हो जाएगी, तो डिफरेंस 5 का चलता ही रहेगा ना इनमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी है, संख्या का पता लगाएं। तो ऐसी संख्या का हमें पता लगाना है। ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो भाई, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, तो 81 हो रहा है, 70 हो रहा है, बाकी 62 और 18 तो इसमें ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी 7 अधिक नहीं है, ये भी 7 अधिक नहीं है, या तो ए होगा या सी होगा। फिर उसने कहा यदि हम संख्या में से 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी है। अगर हम संख्या में से 63 घटा देते हैं, जैसे 81 में से अगर हम 63 घटाएं तो कितना बचेगा हमारे पास? जब हम 81 में से 63 घटा देंगे भाई तो कितना बचेगा? तो 18 बच जाएगा ना। तो बिल्कुल बन चुका हमारा 81, 18, यानी संख्याओं की तो नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी है 81 से 18, तो अदला बदली होगी, 8 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। अगर हमने 63 घटाया तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी 70 को आप देख लो, 70 में से आप 63 घटाओगे तो कितना बचेगा? अगर 70 में से 63 घटाओगे तो कितना बचेगा? 07 बचेगा, जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अदला बदली करके अब आप कह रहे हो भाई ये गलत कैसे हो गया, क्योंकि ये भी तो अदला बदली होगी 7 0 और 0 7। अगर आपने 70 में से भी 63 को घटा दिया तो ये भी तो गलत हो गई। तो ये क्या है? ये तो 7 ही बचा ना, इसके आगे 0 लग रहा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 44, 5 बॉक्सों का वजन 10, 30, 50, 70 और 80 किलोग्राम है। बॉक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता?
5 बॉक्स दे रखे हैं 10, 30, 50, 70 और 80 किलोग्राम। बॉक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। अगर हम इन्हें जोड़ लेते हैं, जैसे 10, 30, 50, मतलब 3-3 करके अगर जोड़ें, जैसे कौन सा नहीं हो सकता, तो 30, 50, 80, एक 90, 90 और 70 की बात कर लेते हैं तो 160, तो 160 तो हो जाएगा अगर इन चारों को जोड़ लें। बाकी 160 और अगर 30, 50, 70, 80 को जोड़ लें, 80, 150, तो 150 भी हो जाएगा। इन दो को 70, 80 को जोड़ोगे तो आप 150 भी हो जाएगा। और अगर बात कर ली जाए 220 और 180 में से कौन सा नहीं हो सकता, तो अगर 180 की बात करी जाए तो 80, 70, 150 और 30, 30, 70, 80 जोड़ोगे तो 180 भी हो जाएगा। पर 220 जो है ये नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी इन्हें संयोजनों की बात की थी कि आप 3 बॉक्स लेकर जोड़ सकते हो, तो 3 बॉक्स लेकर जब आप जोड़ोगे तो 220 नहीं बैठेगा। बाकी आप 3-3 जोड़ के देख लेना, 160 भी हो जाएगा, 180 भी हो जाएगा, 150 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, वक्तव्य दे रखा, निष्कर्ष दे रखा। जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है, ये वक्तव्य है। दूसरा वक्तव्य, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। जल ठोस है, जल गैस है, ये निष्कर्ष दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न तो निष्कर्ष एक और नहीं निष्कर्ष दूसरा निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। तो जल ठोस है, जल तो ठोस नहीं है। जब पानी ठंडा होता तो वो बर्फ में तो बदलेगा। जल गैस है तो गैस नहीं है, वो वाष्प में बदल जाता है। वो पानी को जब गर्म करते हैं तो जल गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भाई रीजनिंग के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है आपने कोशिश करी होगी समझने की। अब क्वेश्चन कर लेते हैं सामान्य जानकारी के, जो 20 क्वेश्चन है सामान्य जानकारी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। तिब्बत होम थ्योरी से कौन संबंधित है? तो दयानंद सरस्वती। देखिए दयानंद सरस्वती की अगर बारे में बात कर ले मैं, तो आर्यों के बारे में इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि आर्यों का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत था। और जो कि मैक्स मुलर ने बात कही थी, मैक्स मुलर ने क्या कही थी? मैक्स मुलर ने कही थी कि आर्यों का उद्गम स्थान क्या है? मध्य एशिया है। क्या है? मध्य एशिया। बाकी अगर मैकडोनाल्ड्स की बात कर ले मैं, तो इन्होंने आर्यों का उद्गम स्थान दक्षिणी पूर्वी यूरोप बताया था। और बाल गंगाधर तिलक ऐसे थे, इन्होंने कहा था कि आर्यों का उद्गम स्थान उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता बनने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? तो ब्रह्मा जी की पूजा सबसे कम की जाती है। बाकी आप जानते हो कि सूर्य, चंद्र, वायु, इनकी पूजा की जाती है। और पर इनने क्या कहा था? सृष्टिकर्ता देवता। देखो सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा जी होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। पालनहार कौन होते हैं? वो विष्णु जी होते हैं। और जो शंकर जी होते हैं वो आप जानते होंगे, क्योंकि हमारे जो जीवन के हैं क्या पालना, जन्म देना और मृत्यु किसके माध्यम से होती है हम सभी जानते हैं। पर इन्होंने कहा था ना, या तो आप समझ जाओ त्रिमूर्ति में कौन से देवता रखे जाते हैं? ब्रह्मा जी रखे जाते हैं, विष्णु जी रखे जाते हैं, शिव जी रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी दे रखा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर वो 2 ऑप्शन भी होते तो भी यही होता, क्योंकि हम सभी जानते हैं विष्णु जी और शिव जी को हम कितना ज़्यादा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 है, विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। तो विलियम हॉकिंस जो है कहाँ से आए थे और किस कंपनी से थे? पुर्तगाली से थे? गलत। डच फ्रेंच से नहीं थे, वो इंग्लिश कंपनी से थे। किस कंपनी से थे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से थे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो देखो ये मैकमोहन रेखा पर है। और मैं इसके साथ ही बता देता हूँ, ये दिफू दर्रा ऐसा दर्रा है जो भारत, म्यांमार और चीन के मध्य है। यानी ये तीनों देशों से जो है अपने आप को साझा करता है, भारत, म्यांमार और चीन से। कौन सा दर्रा? दिफू दर्रा। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किस रेखा पर है? मैकमोहन रेखा पर। मैकमोहन रेखा
कब खींची गई थी? 1914 में। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चाइना के बीच है। क्वेश्चन नंबर 50। 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ईटानगर। तो ईटानगर कहाँ की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और ईटानगर की बात करें तो ये हिमालय की तराई में बसी हुई राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 51। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, तो वो कौन सा महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है? तो जोजिला। कौन सा? जोजिला। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्न में से किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य नहीं, राज्य नीति के निर्देशक तत्व हो जाएगा क्या इसका आंसर? तो सही आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा वो मूल कर्तव्य हो जाएगा, क्योंकि मूल कर्तव्य से ही 51 में है। और ये मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए थे? मूल कर्तव्य हमने लिए थे उस समय यूएसएसआर होता था जब मूल कर्तव्य लिए गए थे। कब लिए गए थे? 1976 में लिए गए थे। उस समय पर 10 मूल कर्तव्य थे और वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं और आर्टिकल 51A में है। बाकी संपत्ति का अधिकार आपको पता होगा, ये संपत्ति का जो अधिकार है ये हटा दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, पर अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, इसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। मूल कर्तव्य की बात कर लेते हैं। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की बात कर लेते हैं तो ये भाग 4 में और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। और मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं तो भाग 3 में है और ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 है, परमादेश रिट का क्या अर्थ है? तो परमादेश रिट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या है? हम आदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 144। देखो, अगर अनुच्छेद 121 की बात कर लेते हैं तो इसमें संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। और आर्टिकल या अनुच्छेद 137 की बात कर लेते हैं तो इसमें निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने दिए गए निर्णयों को उन्हें दोबारा से जांच कर सकते हैं और उन्हें कुछ भी मान सकते हैं। यानी कोई निर्णय अगर उन्होंने दे दिया तो उसे बदल भी सकते हैं वो। और अनुच्छेद 157 की बात करें तो इसमें राज्यपाल बनने की योग्यता भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। यानी राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 157 में लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है? तो वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा जीडीपी। देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक, अगर देश की जीडीपी अच्छी रहेगी तो हम मानेंगे कि देश का कैसा वित्तीय स्वास्थ्य सही है। क्वेश्चन नंबर 57। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? तो भाई 58वां क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेपो दर। क्या हो जाएगा? रेपो रेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टैगलाइन बैंकों से संबंधित क्वेश्चन एक तो बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें देखना बहुत अच्छे क्वेश्चन बने थे बैंकों से संबंधित, जो क्वेश्चन हो नहीं पा रहे थे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक। अगर बात कर ली जाए इलाहाबाद बैंक के बारे में, तो इलाहाबाद बैंक की जो टैगलाइन है मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ।
ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? इंडिया का इंटरनेशनल बैंक। भारतीय महिला बैंक की टैगलाइन क्या है? एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग इंडिया। देना बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ट्रस्टेड फैमिली बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो कपों से भी क्वेश्चन बनते हैं, ट्रॉफियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आगा खां कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? हॉकी से संबंधित है। अगर हम बात कर लें इस कप की शुरुआत कब हुई थी, आगा खां कप की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1903 में। कब हुई थी? 1903 में इसकी शुरुआत हुई थी। और देखिए आप सभी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, हॉकी क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 61। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो किस स्थान पर किया गया? इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो मोसी 2 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा चीन और रूस के बीच। देखो ये तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मोसी 2, क्योंकि हम भारत के सैन्य अभ्यासों के बारे में तो पढ़ सकते हैं, पर एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा मिल जाता है जो आप ना कर पाओ। यार आपको कहाँ पीछे छोड़ेगा वो, इस जीएस में तो पीछे छोड़ सकता है, बाकी यूपी जीएस तो यूपी जी के जो तो आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। एक कंप्यूटर का जो पोर्शन है ना यूपी ट्रिपल एस में, वो बहुत अच्छा पूछा जाता है, और जीएस का पोर्शन बहुत अच्छा पूछता है। अब मोसी 2 सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच? भाई हम भारत के युद्ध अभ्यास होते हैं उन्हें पढ़ सकते हैं, पर चाइना और रूस के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ है मोसी 2, उसके बारे में पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? 64वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक के चौथे संस्करण का आयोजन किया? तो यह क्वेश्चन देखो भारत के साथ पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इंडोनेशिया। डस्टलिक, डस्टलिक इंडोनेशिया नहीं होगा, उज्बेकिस्तान होगा। क्या होगा? उज्बेकिस्तान होगा। इसका सही आंसर दोस्तों उज्बेकिस्तान होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 42वां स्थान है। भाई अब कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। देखो थोड़ा ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 अगर हम करते हैं, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाई ये कंप्यूटर के क्वेश्चन तो ऐसा मानो आप रट ही लोगे तो भी फ़ायदा रहेगा, और अगर 10 क्वेश्चन कोई कंप्यूटर के कर रहा तो मेरा मानना अच्छा स्कोर वो करके आएगा ऑल ओवर एग्ज़ाम में, क्योंकि कंप्यूटर भाई अच्छा कंप्यूटर पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा। जब हम बैठते हैं ना एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस सी के में यार कंप्यूटर को देखते तब पता चलता है, उसके मुकाबले एसएससी तो बहुत नॉर्मल कंप्यूटर पूछती है। क्वेश्चन नंबर 67। नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे भाई सर्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सर्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? क्वेश्चन नंबर 68। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है? तो सही आंसर हो जाएगा भौतिक मशीन और आभासी मशीन, यानी फिजिकल मशीन एंड वर्चुअल मशीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? तो सही आंसर है SWI प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। साटा का संक्षिप्त नाम क्या है? तो साटा की फुल फॉर्म पूछी है, तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। कंप्यूटर सहायित शल्य यानी सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रोबोटीय शल्य प्रणाली या रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। CAS का पूर्ण रूप क्या है?
यानी CS की फुल फॉर्म पूछी है, तो CS की फुल फॉर्म क्या है? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? भाई क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। MS वर्ड 2007 में टेबल के बोर्ड्स, रोज तथा कॉलम्स को ड्रॉ करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है? तो किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है? ड्रॉ टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो सही ढंग से सुमेलित नहीं है तो कंट्रोल प्लस के कट सेलेक्टेड टेस्ट, तो कंट्रोल प्लस एक्स होता है जो सेलेक्ट को काटने के लिए होता है। बाकी आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से वर्तमान तिथि डाल सकते हो, आल्ट प्लस ई से वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन कर सकते हो, कंट्रोल प्लस ए से आप सभी पाठ्य का चयन कर सकते हो। पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही मिलान नहीं है, क्योंकि कंट्रोल प्लस के से हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो चयनित पाठ्य काटना होता है कट सेलेक्टेड टेक्स्ट से, तो कंट्रोल ये एक्स से करते हैं, पर कंट्रोल प्लस के से क्या करते हैं भाई? हम हाइपर लिंक लगाते हैं। कोई लिंक होता है ना, हम कोई ब्लॉग लिख रहे हो और उसमें कहीं लिंक लगाना हो हमें, तो कंट्रोल प्लस के से लगा सकते हैं, क्योंकि वो लिंक को जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 76, MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टीय नोटपैड जैसा होता है? तो MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, तो जो एक्सेल स्प्रेडशीट है वो क्या मदद करता है? तो डेटा सॉर्ट करने में, सॉर्टिंग डेटा, अरेंजिंग डेटा इजीली यानी डेटा आसानी से विस्तृत करने में बिल्कुल, कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी विकल्प हमारे सही हैं, क्योंकि एक्सेल स्प्रेडशीट में हम कुछ भी कर सकते हैं, डेटा से संबंधित चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं और जी आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, डेटा की गणना कर सकते हैं संख्या रूप में लिखकर, जिससे हमें आसानी होती है। तो उपयुक्त तो सभी विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण निम्न में से? तो इनसाइट ही नहीं है, बाकी साइट्रस, CC एवेन्यू और पेपल तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा कचरा एकत्रीकरण यानी गार्बेज कलेक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया है? तो नोकिया ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है भाई? तो एंड्रॉयड तो भाई विकसित किया नहीं, एंड्रॉयड तो किसने किया? गूगल ने किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बाडा भी नहीं किया, बाडा भी नहीं किया, एंड्रॉयड भी नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न तो एक और न ही दूसरा। दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हो चुके हैं, अब यूपी जीके के 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर हरमास फिरोज शाह मोदी। देखिए ये कब से कब तक ये राज्यपाल रहे थे? तो 1949 से 1952 तक ये राज्यपाल रहे थे। बाकी तो आप जानते होंगे कि इसका उत्तर पश्चिम प्रांत नाम कब पड़ा? 1836 में। उसके बाद उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत नाम पड़ गया 1877 से। फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध पड़ गया 1902 से, और संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस पड़ा 1937 से। और उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी? तो 11.34% की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक जनसंख्या है, लगभग 20 करोड़ के आसपास की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। बाकी महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र में कितनी है? लगभग 11.25 करोड़ है। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं बिहार की, तो बिहार में लगभग 10.5 करोड़ है। मैं लगभग में बता रहा हूँ दोस्तों आपको।
और मध्य प्रदेश का तो इनमें स्थान बहुत नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ कब की गई? तो ज्ञानदीप शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये सितंबर 2002 में। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक ज़िला नहीं है? तो देहरादून ही ज़िला नहीं है, अमेठी है, बस्ती है, मेरठ है। देहरादून ज़िला है पर यह उत्तराखंड का ज़िला है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में रहती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। थारू जनजाति जो सर्वाधिक रहती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहती है। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम भी क्या था? धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 89, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह है? तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है भाई? ये उत्तराखंड में स्थित है। और इसे 2002 में इसे 24 अक्टूबर सन 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? तो शेर बलिया के नाम से चित्तू पांडे को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे और उन्हें शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। 19 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी। कब भाई? 1833 ईस्वी। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन रहता था। पर 1833 में पहली बार अलग किया था जब आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये उत्तर प्रदेश के किस नगर से नहीं गुजरता है? तो सही आंसर हो जाएगा ये बस्ती से नहीं गुजरता। बाकी फैजाबाद जो अयोध्या वर्तमान समय में आजमगढ़ मऊ से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आगरा में। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित कहाँ पर है? तो नोएडा में है। सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 95, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हथकरघा। देखिए हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। देखो यहाँ पर कृषि नहीं दे रखा, पहले नंबर पर कृषि है, दूसरे नंबर पर अगर उद्योगों में बात करी जाए, उद्योगों में अगर बात करी जाती है, देखो कृषि क्या है? कृषि तो रोजगार उपलब्ध कराने में पहले स्थान पर है, पर अगर उद्योगों में बात करी जाए तो हथकरघा जो है उत्तर प्रदेश में टॉप पर है हमें रोजगार दिलाने में। और प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र भी हैं, जैसे मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 97, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98,
दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो सही आंसर हो जाएगा शुद्ध देसी घी का। औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? तो भाई रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें। रबी, खरीफ, जायद में आप जानते होंगे, जायद में परहेज आ जाती है, खरबूज तरबूज की बेलें आ जाती हैं, खरीफ में चावल से संबंधित फसलें आ जाती हैं, चावल के इर्द गिर्द की फसलें, रबी में गेहूं के इर्द गिर्द की फसलें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? तो उत्तर प्रदेश में इन ऑप्शनों में से सबसे ज़्यादा पैदावार किस चीज़ की होती है? तो सबसे ज़्यादा पैदावार इनमें खाद्यान्न की होती है। किस चीज़ की होती है भाई? खाद्यान्न की इनमें सर्वाधिक पैदावार होती है। देखो, अगर गेहूं, आलू और गन्ने के उत्पादन में बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो ये खाद्यान्न चीज़ें ही तो हैं, तो इनमें टॉप पर होता है। यानी जो अपना उत्तर प्रदेश है ये टॉप पर है गेहूं के मामले में, आलू के मामले में और गन्ने के मामले में। और अगर धानों के मामले में बात की जाए, चावल होते हैं, तो पहले नंबर पर तो पश्चिम बंगाल आ जाता है, पर दूसरे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 100 क्वेश्चन। कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप महसूस करोगे कि कितना बेहतर आपको कंटेंट हमने प्रोवाइड कराया। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए। आप लगातार अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहते हैं तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा निखार पाओगे। दोस्तों जल्दी प्रैक्टिस सेट कराने का एक मकसद होता है कि मैं चाहता हूं कि 1 घंटे के आसपास प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाए। चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन मैं करता नहीं हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि मेरा टारगेट 1 घंटे के आसपास रहता है कि मैं 1 घंटे के आसपास एग्ज़ाम ये जो मॉक टेस्ट है इसको ख़त्म कर दूं। हालांकि वहां पर आपको 2 घंटे मिलेंगे, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। अगर यहाँ आप चीज़ों को 1 घंटे में कवर करने की क्षमता रखते हो तो 2 घंटे में तो आप ठाली होकर बैठ जाओगे एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।